अस्सलाम वालेकुम, शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी अहम मुकदमात की समाअत हुई और सबसे बड़ा और अहम मुकदमा तो था BRT का, पेशावर BRT मेट्रो बस सर्विस, जिसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि चंद अरब से शुरू होने वाला ये जो BRT था ये 100 अरब रुपए से भी प्रोजेक्ट बढ़ गया। और इस पर पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि नैब के ज़रिए तहकीकात हों। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया है। ऑल दो के स्टे जो है वो जारी रखा है। वो दूसरा ये था कि आया ये मामला FIA से इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, लेकिन FIA को भी अभी इस BRT को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। बड़ा ही अहम मुकदमा है, ये हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि सेनेट इंतखाबात आया ओपन बैलेट के ज़रिए हों या सीक्रेट बैलेट के ज़रिए, इस पर जो सदारती रेफरेंस है इस कानूनी सवाल पर, उसमें आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है खासे जज्बाती भी नज़र आए और ये कह दिया कि सीक्रेट बैलेट मतलब सियासतदान बिकते हैं या हॉर्स ट्रेडिंग, बिकाऊ घोड़े, सियासतदान बिकाऊ घोड़े। ये तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मतलब यही बनता है। तो इन दोनों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसनात मलिक और जनाब मतीउल्लाह जान। तो हसनात, BRT का फैसला जो है इसमें इबहाम क्या है? इसमें PTI को तो की हुकूमत को तो बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया कि नैब से जान छूट गई उनकी। जी, मेरे ख्याल है बहुत बड़ा रिलीफ है इसको अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें दो फैसले हैं ये पेशावर हाई कोर्ट ने दिए थे। एक 2 साल पहले कि जी नैब इंक्वायरी करे, वो भी स्टे हो गया था। FIA 45 दिनों में करे, वो भी स्टे हो गया था। तो नैब वाला जो है वो सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी मैटर तो जो हाई कोर्ट में था वो कोई और था, उसमें इन्होंने एक जैसे 100 मोटो लेके जो किया, यानी टेक्निकल ग्राउंड या जो आप कहें तो वो ये नहीं कहा कि करप्शन हुई है नहीं हुई ये, लेकिन भाई पेशावर हाई कोर्ट का जो तरीकाकार था वो गलत था, जिस पे सेटिस्फाइड हो। FIA का जो मामला है वो भी जो है वो स्टे हो गया है। अब जो कहा जा रहा है कि जी हम खुद ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, तो फिर ये वही सवाल आएगा कि आपने पेशावर हाई कोर्ट ने अगर उसमें 199 में वो काम किया कि 2 मैटर थे उसमें से, तो फिर आप 185 में कैसे आप ये कागज़ लेंगे। दूसरी हैरानगी की बात जो क़य्यूम साहब वो ये है कि KP की गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो भी आज बड़े खुश हैं और हैरान हैं। वो कहते हैं कि हम चाह रहे थे कि इसको रिमांड का वो मैटर कि जी जो असल मैटर है वो हाई कोर्ट डिसाइड करे, न कि ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारा काम ही मतलब तमाम कर दिया। यानी वो कहा कि जी ना रहेगा, वो क्या कहते हैं, बांस ना बजेगी बांस से, तो वो हो गया। तो अब देखें उसके बाद जो अब ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल कमेंट्री चल रही है वो तो बहुत सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ा, क्योंकि मसला ये है कि एक साइड पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कागज़ ऐसे इंक्वायरियाँ करवाई हैं और ऐसे मामलात ताकि मिसाल जाते जाते 100 मोटो ले लेते थे। ये मैटर कोई और होता था। अभी देखें ना, जो गुलजार साहब हैं उन्होंने स्टील मिल का केस उठाया, कोई और मैटर चल रहा था, स्टील मिल में कर दिया। इसके अलावा और कई ऐसे मैटर हैं जो, क्या ये फिर हो कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह जो है वो 100 मोटो यानी वो चीज़ें ले सकती है और हाई कोर्ट नहीं ले सकती। लेकिन बात यह है कि वो तो है जो आईनी इख्तियार समात है, वो हाई कोर्ट्स को तो 100 मोटो का इख्तियार नहीं है, वो तो 199 की रेट। हाँ, वो उसमें भी अभी में भी, लेकिन जस्टिस काजी फाइसा ने हज़ारा किलिंग केस में 100 मोटो लिया था और उन्होंने जस्टिफाई किया था कि हाई कोर्ट भी 100 मोटो ले सकती है। लेकिन अब देखें, क्योंकि इसमें आपको पता है कि हाई कोर्ट जब ये इस तरह के फैसले करती है तो सुप्रीम कोर्ट पर नालां गुजरता है। जिस तरह प्रिजनर उन्होंने छोड़े कोविड के में, आपने देखा होगा कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट के साथ हुआ तो वो फिर मामला चल जाता है। तो मेरे ख्याल में जो एक तरीका गार्ड करती है ना कि जो इख्तियार उसका वो ये चीज़ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो काम हाई कोर्ट अगर नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो भी सूरत देखे। मतीउल्लाह जान, ये कि नैब से इंक्वायरी करवाने का जो टेक्निकल बुनियाद पे नहीं बनता था, नॉकआउट कर दिया, तो FIA का मामला जो है वो उसका स्टे बढ़ा हुआ है। 2 साल से ये सारा कुछ चल रहा है। तो ये इतना ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि इसको इतना रखा जाए डिसाइड क्यों नहीं कर दिया जाता? ताख़ीर क्यों होती है? क़य्यूम सिद्दीकी, ये इंसाफ का पलड़ा नहीं, तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी लग रहा है आज सुप्रीम कोर्ट में।
और ये जो बीआरटी के हवाले से नैब को इंक्वायरी का हुक्म जो पेशावर हाई कोर्ट के मरहूम चीफ जस्टिस वकार सेठ ने दिया था, उसको तो बिल्कुल ही कलअदम करार दे दिया है, क्योंकि टेक्निकली शायद चीफ जस्टिस के पास सो मोटा अख्तियार नहीं था, वो मामला कुछ और था, ये तो हो गया। मगर अब इस हुक्म के बाद नैब को बीआरटी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू करने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस वकार सेठ ने जो अख्तियार इस्तेमाल किया था वो तो गलत था, लेकिन अब जो नैब का अख्तियार बहाल हो गया, बहाल इसलिए मैं कहूँगा पिछले 2 साल से नैब ये बहाने कर रही थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए वो इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो अब 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में नैब की हद तक मामला ख़त्म हो गया है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो है ना काम किया है, वो ये किया कि अब FIA के ज़रिए बीआरटी का मामला फिर भी अपने बगल में दबा के रख लिया है, क्योंकि अब FIA के जो इंक्वायरी का हुक्म था उसको स्टे किया हुआ है, लेकिन मालूमात बीआरटी की अपने पास मंगवा ली हैं और 2 हफ्ते की तारीख डाल दी है। तो बीआरटी को एक बगल बच्चा बन गया है माजरत के साथ हमारी अदलिया का, जिसको गैर ज़रूरी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अब बीआरटी का मामला सुप्रीम कोर्ट का कोई काम ही नहीं है कि इस तरह की इंक्वायरियाँ करती फिरे। नैब बना हुआ है, FIA है, ऑडिटर जनरल से दूसरे प्रोजेक्ट को जो ऑडिट करते हैं उनके होते हुए सुप्रीम कोर्ट को FIA क्या ना तो नेबल बदल है और ना ही उसको FIA को रोकना चाहिए। या तो FIA की इंक्वायरी भी कलअदम कर दे, अगर ये खुद सो मोटो सब इंक्वायरियाँ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को आज ये मामला निपटा देना चाहिए था और ये लिखना चाहिए था कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जो भी अख्तियार इस्तेमाल किया वो गलत था, लेकिन आज के इस हुक्म के बाद FIA और नैब को कोई नहीं रोक रहा, अगर वो चाहें तो ये कर सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन अभी कोई डिटेल ऑर्डर तो नहीं आया है। अब देखिए ना, यही तो सोचने की बात है। एक तरफ आपने नैब के हवाले से जो चीफ जस्टिस वकार सेठ का हुक्म था वो मुअत्तल कर दिया और वो कलअदम करार दे दिया, और दूसरी तरफ वही मामला, वही बीआरटी का इशू अपने बगल में दबा के रख लिया है कि भाई कोई और ना छेड़े, हमारे पास पेंडिंग है। और ये अगले 2 साल ये भी पेंडिंग पड़ा रहेगा और नैब के खिलाफ FIA भी तहकीक नहीं कर सकेगी, नैब भी तहकीक नहीं कर सकेगी। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को गैर ज़रूरी तौर पर बीआरटी मनसूबे को इस तरह का कवर और तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहिए और उसके खिलाफ इंक्वायरी की आज़ादी होनी चाहिए, नैब को भी और FIA को भी। बज़ाहिर अब नैब को आज़ादी है, वो इंक्वायरी कर सकता है, क्योंकि ये हुक्म नैब के खिलाफ नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। नैब को नहीं रोक रही सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट के जो बेंच था उसने मतलब मामले के अंदर तशकीक तो है कि एक प्रोजेक्ट जो 20-22 अरब रुपए का था वो बढ़ के 100 अरब तक 40% कास्ट बढ़ी है। 40% एक मामला काबिल तहकीक तो है। ब्रॉड शीट के ऊपर तो जाते हैं हम। 2 साल तक जो स्टे है, मैं आपको बताऊं, ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट जो है 9 महीने तक इसी सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने तक फैसला महफूज रखा और उस पर बैठी रही, और 9 महीने के बाद हाई कोर्ट ने, और उससे पहले हाई कोर्ट में 6, 7, 8 महीने जो है वो मामला पेंडिंग रहा। और फिर आखिर में मैंने ये भी सुना कि उस वक्त जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार, वो ये कहीं कहते फिर रहे थे कि जनाब ये कॉस्ट कैसे बढ़ गई है, हम इसकी भी इंक्वायरी कराएंगे। तो यार आप लोग अपने गिरबान में झांकें, आप 9 महीने फैसले महफूज रखते हैं और फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर आप कहते हैं कॉस्ट बढ़ गई है, तो अपने गिरबान में भी तो झांके ना। दूसरी तरफ बीआरटी को आप बगल में दबा के बैठे हुए हैं, आप फैसले महफूज हो जाते हैं और फिर आते नहीं है। अभी देखिए ये बड़ी वैलिड है, वकीलों ने बात की कि वकीला साहब ने किया कि नैब जो है अब इंडिपेंडेंटली, एक पहले रीजन था कि जी स्टे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का स्टे। अच्छा, हम मेरे लिए ये था कि हमने रिपोर्ट किया हुआ था FIA का स्टे, ये नैब का स्टे हमें नहीं, हम समझ रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट में स्टे है, वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे था और ये साकिब निसार साहब के टाइम से था। अब पता नहीं चले देखते हैं नैब के ऊपर से भी कदगन उठ गई। 40% कयूम साहब कास्ट बढ़ी है, कयूम साहब 40% कास्ट बढ़ी है। बिल्कुल ठीक बात, देखना तो चाहिए। हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है बहुत कुछ हो। बिल्कुल ठीक बात है, आप एक साइड पे तहकीक होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि ये हम देख रहे हैं बहुत सारी अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन रही है। लोकल बॉडीज का केस था, अब लोकल बॉडीज के हवाले से जो है वो एक आपको याद होगा कि जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में बेंच था पंजाब की लोकल बॉडीज़ का, और उन्होंने कहा स्टे एप्लीकेशन करें। वो मामला फिर जो है वो चीफ जस्टिस ने अपने पास लगा लिया। फिर उसके अंदर लोकल बॉडीज़ के हवाले से MQM की दरख्वास्त भी आ गई, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त भी आ गई, वो मामला गोलमोल हो गया। अब फिर KP के अंदर जो लोकल बॉडीज़ का है मामला, वो फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास आ गया, उस पर एक ऑर्डर हो गया। अब ये हो क्या रहा है, ये किस तरफ जा रहे हैं लोकल बॉडीज़? क्या मतलब एक तरफ सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट तो बड़ा इनको वो हो रहा है, लेकिन जो लोकल बॉडीज भी तो आईनी इदारे हैं, उसके इलेक्शंस के लिए क्या कर रही है? फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स बड़े तलख होते हैं, हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। एक स्पेशल बेंच बना था, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अताब बंदयाल और कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन आई थी कि पंजाब में जो इदारे हैं लोकल बॉडी के वो डिज़ाल्व कर दिए उनके खिलाफ।
उन्होंने 3-4 पेजेस का एक आर्डर लिखा था और उन्होंने कहा था कि आप स्टे की एप्लीकेशन दे तो हम ये देखेंगे उनको रिस्टोरेशन। मजे की बात कि वो केस उनके पास नहीं लगा नहीं और बेंच नंबर 1 में लगा। बेंच नंबर अच्छा, बेंच नंबर 1 में लगा। बेंच नंबर 1 में बजाय इसके कि पिछले आर्डर से शुरू करते, उन्होंने MQM की पिटीशन उठा ली, PTI की उठा ली और वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे वो पंजाब की रिप्रेजेंटेटिव कि जी हमारा वो पिछला आर्डर देखें, ये देखें। तो उन्होंने कहा जी हम एक गाइडलाइन जो है वो जनरल दे देंगे और वो रिज़र्व है, अक्टूबर से फैसला जो है वो रिज़र्व है। अब उसी रिज़र्व फैसले की को बेस बना के पंजाब हुकूमत कह रही है, जस्टिस काजी फाइसा के सामने जब केस लग रहा है 4 को, जस्टिस काजी फाइसा ने पूछा कि ये जो क्यों नहीं डिज़ाल्व हुई है, तो उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल पंजाब ने एक्ट किया जो डिज़ाल्व किए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। और इसमें कयूम साहब एक चीज़, इलेक्शन कमीशन तो अजीबोगरीब नहीं जा रहा, हुकूमत के दायरे से बाहर चला गया। सेनेट इंतखाबात सदारती ऑर्डिनेंस में भी इलेक्शन ने एक इंडिपेंडेंट व्यू लिया, उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं कर सकते आप। इसके अलावा मुझे पता चला कि सवाती साहब वकील हैं, उनके हवाले से कोई गवर्नमेंट ने बात की कि इनको चेंज करें, तो उन्होंने उस पर भी स्टैंड ले लिया कि नहीं ये सवाती साहब ही हमारे वकील होंगे। अच्छा, ये सेनेट वाले शज्जल सवाती। जी जी, तो वो थोड़ी बहुत है, मामला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन भी चाहे जिस तरह भी, लेकिन PTI क्योंकि ओपनली जज्बातीपन आज थोड़ा बहुत देखा हमने, लेकिन वो वहाँ फॉरेन फंडिंग का केस भी है इतना ज़्यादा वो क्योंकि इमरान खान का जो मैनिफेस्टो है वो 1 पॉइंट है, वो ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन या कुछ, वो ये है कि जो सियासतदान है वो करप्ट है, उसका वोट लेना है, पोलिटिकल एलीट करप्ट है, और उसका आज हमने जो है कि बेंच नंबर 1 में देखा कि करप्ट हॉर्स ट्रेडिंग, सियासतदानों को इतना बुरा भरा कर दो, इतना गंदा कर दो कि सियासत के नाम कोई शरीफ आदमी सियासत की तरफ आए ही नहीं। ठीक है, हर मामले में क्या जजेस दिखते नहीं हैं, बड़े बड़े केसेस में नसीम हसन शाह का केस नहीं देखा आपने क्या, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि हमें किस तरीके से मैनेज किया जाता है, और बड़े बड़े केसेस में आप किसी वकीलों से पूछें कैसे जजेस बड़े बड़े केसेस में मैनेज हुई है माजी में, और जो कुछ साकिब निसार साहब ने गुल खिलाया वो सबको नहीं पता, या जो इफ्तिखार जोई साहब ने, या जो जर्नैलों ने मुल्क के साथ किया, या चाहे हम बीइंग जर्नलिस्ट हमने जो कुछ किया, क्या सियासतदान ही गंदा है, करप्ट है, झूठा। बड़ा अफसोसनाक आज जिस तरह का जो मामला चल रहा था, जिस तरह की आज चल रहे थे कि जी अगर सीक्रेट बैलेट होगा तो हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो जो PTI जो इमरान खान 50 करोड़ फी MPA को पैसे दे रहा है, ग्रांट दे रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी वो किस खाते में आएगी जो 50 करोड़ फी हर MPA को दे रहा है कि जी आपने बाबर अमान को वोट देने हैं, आपने फलां को देना है। अच्छा ये बताएं मतीउल्लाह जान, ये बड़ी अजीब सी बात है, एक तो ये लोकल बॉडीज़ के हवाले से हम ये देखते हैं, इसी तरह से हम और भी देखते हैं कि जिसका नोटिस काजी फाइज ईसा लेते हैं वो ये कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो था उसके हवाले से भी लिया, वो भेजा, वो मामला भी गुम हो गया। अब एक अजीब सा मामला है डैनियल पर्ल मर्डर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने उनको बरी कर दिया है। अब एक दूसरा बेंच है, ऑल्दो कि वो इस हवाले से तो नहीं सुन रहा मामला, वो डिटेंशन के हवाले से एक और नुक्ते की वजाहत कर रहा है, लेकिन ये आपको उनको डिटेन भी रखा हुआ है। तो क्या लग रहा है, ये 2 पैरेलल बेंच हैं या 2 पैरेलल सुप्रीम कोर्ट चल रही हैं? देखें जी, हमने तो सुना है कि अदालतें अपना फ़ैसला ब्लैक एंड वाइट में करती हैं, और इसीलिए वकीलों का और जजों का जो यूनिफॉर्म है वो काला कोट और सफ़ेद शर्ट, इसको ब्लैक एंड वाइट, कानून ब्लैक एंड वाइट में होता है, फ़ैसले ब्लैक एंड वाइट में होते हैं। मगर ये तो ग्रे एरिया है जो आज फ़ैसला डैनियल पर्ल का दिया है। मैं तो हैरान हुआ हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज कह रहे हैं कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, उन्हें रिहा कर दो। अब उसके ख़िलाफ़ सिर्फ नज़रसानी दायर की जा सकती है, और वो दायर हुई है, मगर एक दूसरे कमरे के अंदर चले जाएं तो वहाँ 3 जज बैठ के कह रहे हैं कि अच्छा जो उनको अभी तक रिहा नहीं किया 2 महीने आपने गैर कानूनी तहवील में रखा, अच्छा चलें 2 हफ्ते और रख दें, जेल से निकाल के किसी 5 स्टार जगह पे डाल दें, फैमिली को 5 स्टार होटल में ठहराएं, मुलाकात करा दें, छोड़ना नहीं है, बाहर की दुनिया से कोई राब्ते नहीं होंगे इनके। ये एडजुडिकेशन हो रही है या मीडिएशन हो रही है? ये कोई मसालियाती कमेटी का दफ्तर है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसने आइन और कानून के तहत शहरियों की आज़ादी का फैसला करना है? मुझे तो इंतहाई अफसोस हुआ कि जिस तरीके से दरमियाने रास्ते निकाले जा रहे हैं, यहाँ पे हलफ आइन का उठाते हैं कि हम आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी खौफ के फैसले करेंगे, और यही अटॉर्नी जनरल जो आइनी अहदेदार है ये वहाँ पे जाके दलीलें देता है, जी बड़ा दबाव आएगा, जी बड़ा बैनुल-अक़वामी दूर रस नताइज होंगे, जी बड़े संगीन नताइज होंगे, जी जजों को डरा रहे हैं आप, और आज फिर कह रहे हैं कि ज़मीनी एकाएक मुख्तलिफ हैं, बंदा गायब हो जाएगा। यार आपकी हुकूमत है, आपकी रियासत है, आप इतने कमज़ोर हैं कि बंदा गायब हो जाएगा, बंदा डिसअपीयर हो जाएगा। ये आपके दलाइल हैं, आइनी और कानून की तशरीह ये हमारी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुझे बहुत अफसोस हुआ, और ये ब्लैक एंड वाइट कानून की बजाय
अब ये बीच में ग्रे एरिया निकाले जा रहे हैं। और ये बिल्कुल वही चीज़ है जो माजी में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन और दूसरी थ्योरियाँ इस्तेमाल करके जो डिक्टेटरों को रास्ते दिए जाते थे, आमरीत को वैलिडेट किया जाता था। ये जो आज फैसला हुआ है, गो के एक कत्ल का मुकदमा है, मगर इस कत्ल के मुकदमे में भी वाज़ह नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है और अटार्नी जनरल मज़ीद जजों के ऊपर दबाव डाल रहा है और नाम जो है बैन अवी नताइज का ले रहा है। और सबको पता है कि इसमें अमरीका का दबाव है। मुझे ज़्यादा अफसोस अमरीकी इंतज़ामिया पर भी है। 18-19 साल से अमरीकी हुकूमत तमाशा देख रही है कि यहाँ पे ये ट्रायल हो रहा है और किसी कोने पे नहीं लग रहा। और 18-19 साल बाद अमरीकी हुकूमत का सिर्फ मकसद ये है कि जो मुल्ज़िम है इसको सज़ा हो जाए बस, ताकि वो अपने अवाम को भी बेवकूफ़ बना सके। क्या अमरीकी हुकूमत को नहीं पता कि जो एविडेंस आया है हमारी अदालतों में उसकी क्या क्वालिटी है? क्या अमरीकी हुकूमत को नहीं देखना चाहिए कि जो गवाह पेश हुए हैं वो कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं? वो सिर्फ एक कुर्बानी का बकरा पेश करना चाहते हैं अमरीकी अवाम को और उनको भी धोखा देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ अमरीकी हुकूमत के हम शदीद दबाव में हैं और इस वक्त हमारी हुकूमत जो है बजाय इसके कि अपने आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की खातिर अपनी टांगों पर खड़ी होती, ये इमरान खान जो सियासतदानों को ऐसे ऐसे इशारे करके दिखाते हैं, दिखाए ना अब अमरीकी हुकूमत को ऐसा इशारा करके और कहे कि मेरे अदालतें और मैं आज़ाद है। लेकिन ये तो बिल्कुल लेट के हैं। नई बात याद आ गई, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी एक टेलीफोन कॉल आई थी और फिर उसके बाद 9/11 का वाक़या और फिर हमारे अड्डे तक दे दिए गए थे। अब फिर ऐसा ही लगता है शायद कि फिर कोई एक और टेलीफोन कॉल आई है और फिर उसके बाद हमारा जो आईन पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम है जिसमें हम अपने वज़ीर आज़मों को नाअहल करार दे के अदालतों से सज़ाएं दे देते हैं और पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन फिर अचानक क्या होता है? कुलीग जज को अपने कुलीग जज हसनात मलिक की बात कि अपने कुलीग जज के हवाले से, और अजीब व गरीब सा कि पाकिस्तान का फिर आइन, दस्तूर और उस दस्तूर के नीचे खड़ा हुआ अदालती ढांचा, आया इसके पाँव भी हैं, इसके अंदर रीढ़ की हड्डी भी है, या ये सब कुछ मोम का नाक, मुंह और मुजस्समा है? शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।